Hi everyone, this is Pariposh. Welcome to Trivac Blue and Buffer Chemistry. हम लोग बात कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट के बारे में स्पेशली, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे गैस पैरामीटर, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, और उसमें से हम लोगों ने दो पैरामीटर का स्टडी कर लिया था। एक अमाउंट ऑफ गैस सब्सटेंस के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, जहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए सीखा था, और दूसरा पैरामीटर वॉल्यूम के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग तीसरे पैरामीटर की बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो गैस पैरामीटर स्टडी कर रहे थे पहले, उसका तीसरा पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे, और तीसरा पैरामीटर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, थर्ड पैरामीटर इज टेम्परेचर। थर्ड पैरामीटर इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो टेम्परेचर क्या है? तो कहता है इट मेजर्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ an object or a substance टेम्परेचर क्या करता है? तो किसी भी सब्सटेंस के हीटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, जो आप बचपन में पढ़ो डेफिनेशन कि इट मेजर्स hotness and coldness of a substance। क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात करें इसलिए बार-बार सब्सटेंस वर्ड अप्लाई करेंगे। और तीसरा जो फिर कहता है कि ये कहाँ से डिफाइन होता है? तो टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, तो इट डिफाइंस फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो है इसको डिफाइन किया जाता है। देखेंगे कहता है टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर किसी भी बॉडी के हीटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप बचपन में पढ़े हो कि मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और ये जो डिफाइन होता है वो किससे डिफाइन होता है? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब हमको ये जानना होगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको कहते हैं। एक दूसरी बात कि ये जो टेम्परेचर है एक क्या है? फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। दिस इज फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, तो इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, तो सीजीएस यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। ये इसका सीजीएस यूनिट है, और एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल टी होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इस टेम्परेचर को बुक्स वगैरह में न्यूमेरिकल में एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्ड नाम देगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ही हो गया कि कैपिटल टी में बात करना है हमको। ठीक है, कभी कभी जब ये टी लेगा तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेगा। इसका मतलब हो गया कि जब हम केल्विन के टर्म में दिखाते हैं किसको? टेम्परेचर को, तो उस समय इसका सिंबल कैपिटल टी लेते हैं। और जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को दिखाते हैं तो उस समय इसका सिंबल क्या लेते हैं? स्मॉल टी लेते हैं। और स्मॉल टी जो होता है वह टाइम का भी सिंबल है। तो ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर को केल्विन में दिखाएंगे कैपिटल टी लेंगे और ये स्मॉल टी लेंगे, और जैसे ही कैपिटल टी में आ गए
इसका मतलब है इसको हम लोगों ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी नाम दिया है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी था, अब हम लोग बात करते हैं, एक टर्म आया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए समझते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझिएगा ध्यान से, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है समझना। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ए, एक दूसरा बॉडी है बी और एक तीसरा बॉडी है सी। ठीक है, ये तीन तरह का बॉडी है, ध्यान से समझना। मान लो कि कहता है कि बॉडी ए से बी में जो एनर्जी आ रहा है और बी से ए में जो एनर्जी जा रहा है, ठीक है, और ए से सी में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है और सी से जो ए में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कहता है कि अगर इन दोनों के बीच, ये दोनों के बीच थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड देखना पहले, इक्विलिब्रियम समझिएगा पहले, इसको हबड़ाइएगा मत। थर्मल इक्विलिब्रियम, कुछ कुछ वर्ड आता है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, तब जाकर के इस लॉ को समझाएंगे। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि थर्मल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब है, अगर हम इसको हमने बोला कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि अगर इसका टेम्परेचर T1 केल्विन है तो इस वाले का भी टेम्परेचर T1 केल्विन ही होगा, और ये दोनों भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब अगर इसका टेम्परेचर T1 केल्विन है तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, T1 केल्विन होगा। तो कहता है कि अगर कोई एक बॉडी, ध्यान से समझना, अगर कोई एक बॉडी किसी दो बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों बॉडी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये टर्म आता है। फिर से सुनना, क्या बोला गया कि अगर कोई एक बॉडी ए है और वो बॉडी ए बॉडी बी और बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी भी दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी के बीच भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। जैसे अगर कोई एक दोस्त है, मान लो कि तीन दोस्त है, एक पर्सन है राम, दूसरा है श्याम और तीसरा है गोपाल। समझना, ये मैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ तुम्हारे लाइफ से दे रहा हूँ, इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यही चीज़ यहाँ पर है, एक राम है, दूसरा श्याम है, तीसरा गोपाल है। एक राम है, दूसरा श्याम है, तीसरा गोपाल है। अब ये कहता है कि राम का दोस्त, राम और श्याम के बीच एक दोनों एक दूसरे का क्या है, दोस्त है। ध्यान से समझना। और यही राम और गोपाल भी एक दूसरे का दोस्त है। क्या है? राम और श्याम एक दूसरे का दोस्त है। राम और गोपाल भी दोनों एक दूसरे का क्या है, दोस्त है। तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि एक आदमी का दो अलग अलग दोस्त है तो डेफिनेटली दोनों के बीच दोस्ती आज नहीं तो कल क्रिएट होना ही होना है। तो ये दोनों भी दोस्त बनेगा ही बनेगा, अर्थात दोस्त कहलाएगा। तो यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहता है कि अगर
कोई एक बंदा का दो दोस्त है तो वो दोनों बंदा भी एक दूसरे का क्या कहलाएगा, दोस्त कहलाएगा। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि जो दो बॉडी के बीच थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, इसका मतलब है कि उन दोनों बॉडी का टेम्परेचर एक समान होगा। अब जैसे मैंने बोला कि अगर इसका टेम्परेचर T1 केल्विन है, A का टेम्परेचर T1 केल्विन है और A थर्मल इक्विलिब्रियम है B के साथ, तो जो टेम्परेचर A का है वही टेम्परेचर B का भी होगा। और A जो है थर्मल इक्विलिब्रियम C के साथ है, अर्थात जब A का टेम्परेचर T1 केल्विन है तो C का भी टेम्परेचर क्या होगा, T1 केल्विन होगा। अब देखो ये भी T1 केल्विन है, ये भी T1 केल्विन है, तो डेफिनेटली B और C भी क्या हो गया, T1 केल्विन पे हो गया, अर्थात दोनों का टेम्परेचर समान हो गया। और जब दोनों का टेम्परेचर, जब इन दोनों का टेम्परेचर एक समान तो थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, इन दोनों का टेम्परेचर एक समान तो थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों का भी टेम्परेचर एक समान होगा, अर्थात थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो बोलता है कि इफ अ बॉडी, if a substance, if an object is in thermal equilibrium with two other substances, is in equilibrium with, if a body is in equilibrium with two other substances, if a body A is in thermal equilibrium with two other bodies B and C, then the both bodies must be in thermal equilibrium. That is called zeroth law of thermodynamics. Once again I am repeating this from this example. एक दूसरे को रिलेट कर दो। राम का दोस्त श्याम है और श्याम का दोस्त राम है, राम का दोस्त गोपाल है, गोपाल का दोस्त राम है, तो डेफिनेटली श्याम का दोस्त गोपाल होगा और गोपाल का दोस्त राम होगा। यहां पर भी वही बात है कि A का थर्मल इक्विलिब्रियम B के साथ है और A का थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है C के साथ, तो B और C भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर A का है वही टेम्परेचर B का भी है, और A जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ, तो जो टेम्परेचर A का है वही टेम्परेचर C का है। तो डेफिनेटली 110% B और C भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब दोनों का टेम्परेचर एक समान होगा। दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। होप सो ये आपको लॉ समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। क्या है कि इफ a substance, if a substance is in thermal equilibrium, is in thermal equilibrium with two other substances, then the both substances must be in thermal equilibrium, must be in thermal equilibrium। यही बोला गया है। कहता है कि अगर एक सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंस के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों सब्सटेंस भी हर हाल में एक क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर A का टेम्परेचर T1 है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है B के साथ, तो B का भी टेम्परेचर T1 ही होगा। और A का थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है C के साथ, तो C जो A का टेम्परेचर T1 केल्विन है तो C का भी टेम्परेचर T1 केल्विन होगा। तो देन डेफिनेटली 110% B और C भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और उन दोनों का टेम्परेचर एक समान होगा। दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
जिसको मैंने लिखा इफ अ सब्सटेंस, इफ अ बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ टू अदर सब्सटेंसेस और बॉडी, देन बोथ द बॉडीज और सब्सटेंसेस मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, हर हाल में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, एंड दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड दिस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस द टेम्परेचर। अब कहता है कि ये जो टेम्परेचर है इसको मेजर करने के लिए स्केल जो है वो हम लोग 5 तरह का स्केल का यूज करते हैं, मतलब 5 यूनिट्स में बात करते हैं। कौन कौन सा स्केल है टेम्परेचर का? अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है कि ये जो टेम्परेचर है उसके स्केल्स क्या है, मतलब टेम्परेचर स्केल की बात करने जा रहे हैं। तो कहता है कि टेम्परेचर की जरूरत के अनुसार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो 5 स्केल्स पढ़ेंगे हम लोग, टोटल 5 स्केल। पहला जो स्केल है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा केल्विन, चौथा यूनिट, चौथा स्केल है वो है रीमर, जिसका आर भी चलता है या आर ई भी चलता है ना। तो और लास्ट है रैंकिन, आर ए भी लिख सकते हैं या आर एन भी लिख सकते हैं। अब देखो ज़्यादा तौर पे जो है यहाँ से आर ई चलता है और यहाँ से आर एन ज़्यादा तौर पे सिंबल यूज होता है, तो आर ई आर एन तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये सिंबल भी, तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या है ना कि डिग्री सेल्सियस का है जो कि आपका सीजीएस फॉर्म है, सीजीएस यूनिट है, और ये जो है केल्विन जो है आपका ऐसा यूनिट है, और इस ऐसा यूनिट का यूज जो है एब्सोल्यूट डाटा कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। एब्सोल्यूट डाटा के लिए इसका यूज किया जाता है, और डिग्री सेल्सियस का यूज जो है बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट के रूप में फॉर्म में होता है। डिग्री सेल्सियस फॉर्म में एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर के लिए एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर के फॉर्म में इसका यूज हम लोग करते हैं। और डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज खास तौर पे मेडिकल साइंस में होता है, टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। आप देखते होगे कि जब अपने बॉडी का टेम्परेचर जब भी मेजर करते हो तो फ़ारेनहाइट में टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, ये खास तौर पे यूज होता है। और रीमर रैंकिन का यूज जो है स्पेस में ज़्यादा तौर पे इन दोनों का यूज होता है। तो हमारे पास ये 3 यूजेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये जो स्केल है, ये स्केल काम कैसे करता है, इसका कन्वर्सन समझना है कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्शन कैसे होता है, इसको समझना है। लेकिन इसको समझने के पहले हम लोग कुछ चीज़ देखेंगे। जैसे क्या क्या देखेंगे? 3 बात देखेंगे। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, रीमर और रैंकिन, है ना। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, रीमर और रैंकिन। और अब ये देखिए इसमें कि इसमें हम लोग 3 चीज़ लेंगे, अपर फिक्स्ड
लिमिट, अपर फिक्स्ड लिमिट, और यहाँ लेंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होगा कन्वर्सन के लिए, और लास्ट जो होंगे लोअर फिक्स्ड लिमिट, लोअर फिक्स्ड लिमिट। फंडामेंटल यूनिट क्या क्या है वैल्यू, तो डिग्री सेल्सियस में 0 होता है, फ़ारेनहाइट में आपका डिग्री सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में चला जाएगा आपका 180, केल्विन में 100 और रीमर में चला जाएगा आपको 80 और इसमें है 180। ध्यान देना। और क्या है कि लोअर लिमिट जो बात करते हैं, लोअर लिमिट जो होता है डिग्री सेल्सियस में 0, फ़ारेनहाइट में होता है 32, केल्विन में होता है 273.15 और रीमर ये चला जाएगा 0 और ये चला जाएगा 492। अब ध्यान देना अपर लिमिट क्या होगा, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो अब यहाँ से लिखना शुरू करो, ये कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 373.15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 और 672 है ना, 672 2 9 8 17 4 1 5 1 6 672। अब कहता है कि कन्वर्सन अगर स्केल की बात करें, कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्सन स्केल क्या है इसका, तो अगर हम कन्वर्सन स्केल की बात करें, तो कन्वर्सन अगर हम स्केल की बात करें तो कन्वर्सन स्केल क्या है कि F-32/9, F-32, ध्यान देना बढ़िया से, F-32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू RE/4 इज इक्वल टू K माइनस 273, राउंड फिगर में 273.15 को हम लोग जनरली अप्रॉक्सीमेट 273 ही लिख के चलते हैं, ठीक है ना। तो 273/5 इज इक्वल टू RN मतलब रैंकिन माइनस 492/9। इसी वैल्यू को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिख सकते हैं क्या, F-32/180, क्योंकि F का फंडा कितना हो गया 180 होता है, तो 180 कर दिया, मतलब 20 नंबर 9 टाइम 20 गुना, सब में 20 गुना कर दो, C/100 देखो अपने आप चला गया। इसी को कर देंगे RE 20 इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 20 चौका 80, और फिर क्या मिल जाएगा आपको K माइनस 273/100 इज इक्वल टू RN माइनस 492/180। तो एक तो कन्वर्सन स्केल ये हो गया। दूसरा जो कन्वर्सन स्केल है, हालांकि यही काफ़ी है आपके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बात कर रहा हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 273 केल्विन। सो अगर देयरफॉर अब बोला है कि x डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करना है कि x डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में लिखना है तो क्या कर लेंगे कि जो टेम्परेचर रहेगा उतना ले लेना है डिग्री सेल्सियस वाले को, आप प्लस 273 ऐड कर लोगे तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। हालांकि यही कन्वर्सन स्केल आपके लिए काफ़ी होता है। अब ये जो कन्वर्सन स्केल या जो ये डाटा जो तैयार किया गया है, वो डाटा जो है वो क्या है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये जो पूरा तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर है ना, बाय यूजिंग, किसका यूज करके, तो बाय यूजिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये सारे जो डाटा जो है वो वाटर के रेस्पेक्ट में तैयार किया गया है, क्या यूज कर करके, तो बाय यूजिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान में रख कर करके इसका यूज किया गया है।
ठीक है ना। तो इसके आधार पर अब हम लोग चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इस कन्वर्सन को यूज करने के लिए सीखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। क्या बोल रहे थे, कुछ क्वेश्चन आया हुआ है क्या? हाँ, टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? अब देखो क्या है ना कि आप पढ़े होंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 हैं, आप इसके बारे में पढ़े हैं। अब हाँ क्या यूनिट? पूरा सही पढ़ो ना। टेम्परेचर फंडामेंटल यूनिट नहीं है, टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन आप सही करिए कि टेम्परेचर जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उसका बेसिक ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है और सीजीएस यूनिट जो है वो डिग्री सेल्सियस है। अब सवाल ये होता है कि आप पढ़े हैं कि टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है 7 कंसिडर किए गए हैं और किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को कंसिडर करने का कुछ साइंटिफिक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है और हर चीज़ में बेसिक चीज़ों को ध्यान रखा जाता है जिसके आधार पर दूसरे कन्वर्सन्स पॉसिबल होते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझो। दैट्स वाई टेम्परेचर एक हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो है ही और जिसका कि बेसिक ऐसा यूनिट फंडामेंटल जो यूनिट है वो एसआई फॉर्म में केल्विन है और सीजीएस फॉर्म में आपका डिग्री सेल्सियस है। इट्स ओके। अब हम चलते हैं कन्वर्सन स्केल की बात करते हैं कि कन्वर्सन कैसे लिया जाता है, क्या तरीका है कन्वर्सन लेने का। अब देखो कहता है, अब मान लो जैसे हम बार बार बात करते हैं रूम टेम्परेचर, हम अपने रूम टेम्परेचर की चर्चा ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम इस पे एग्जिस्ट करते हैं। मान लो कि आप कहते हो ना कि रूम टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर आप बोलते हो कितना है, तो रूम टेम्परेचर जो है आप बोलते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस सर, तो डिग्री सेल्सियस में अब इसका वैल्यू बताना है आपको केल्विन के फॉर्म में, वैल्यू बताना है डिग्री फ़ारेनहाइट के फॉर्म में, वैल्यू बताना है रीमर के फॉर्म में और वैल्यू बताना है रैंकिन के फॉर्म में। ये 4 फॉर्म में है। आपके पास डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल्सियस के फॉर्म में आपको दे दिया गया है, बाकी 4 यूनिट के निकालना है। आप क्या करोगे, ये फॉर्म आपके दिमाग में रखना चाहिए। सोल्व करने के लिए कन्वर्सन प्रॉब्लम टेम्परेचर का सोल्व करने के लिए ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आपके माइंड में होनी चाहिए तो आप इसको लगा दो 8 - 32/9 बाई CY5 इज इक्वल टू RE/4। देखो याद करना 9 5 4 5 9, पहले घटा देना है और फिर बढ़ा करके लिख देना है। तो 9 5 4 5 9 है ना, तो 9 में से 5 गया 4 और फिर 4 में से 5 ऐड कर लिए तो 9। कितना आसान है। तो 9 5 4 5 4 9 है ना, तो 9 5 4 5 9 इस तरह से याद कर लेना है। तो इज इक्वल टू K - 273/5 इज इक्वल टू RN मतलब रैंकिन -492/9। ये अब देखो क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है ऐसा लिखाया है। अगर ऐसा लिखाया है तो आप उसको यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे। टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, गलती से पेन गलती तरीके से चल गया होगा, सॉरी फॉर दैट, बट टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, और उसका यूनिट को हम लोग बोलेंगे फिजिकल यूनिट। ठीक है ना, वो बाय मिस्टेक पेन चल गया होगा, बट बेसिक और रियल चीज़ ये है कि वो टेम्परेचर जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, चलिए अब है क्या, तो अब यहाँ से देखते हैं। अब कहता है कि F-32, अब हमको देखो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। अब डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं। आप देखो सेल्सियस का वैल्यू रख देना है कितना, 25 रखेंगे। तो F-32/9 इज इक्वल टू, अब C के लिए वैल्यू कितना दिया हुआ 25, तो इस C के लिए जो वैल्यू रखेंगे वो हम पुट कर लेंगे 25, तो ये हो गया 25/5 इज इक्वल टू RE/4
4 इज इक्वल टू के माइनस 273/5 इज इक्वल टू Rn माइनस 492/9। ठीक है, अब ये जो कन्वर्शन है इसके आधार पर हम बात करें कभी कभी होता है कि धुन में लिखने के चक्कर में कुछ बोलते हैं, कुछ कभी कभी मिस्टेक से लिखा जाता है, बट कंसिडरिंग करना अगर इस तरह किसी तरह का ऐसा होता है तो थैंक यू, इस तरह से आप बताइए मुझे, और अगर मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। खैर आगे हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। अब कहता है कि हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो जिसके फॉर्म में लेना है उसका पार्ट निकाल लो यहाँ से। तो f माइनस 32/9 इज इक्वल टू 25/5, मतलब ये 5 कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया, f माइनस 32/9 इज इक्वल टू 5, तो f माइनस 32 इज इक्वल टू 45, मल्टीप्लाई कर लोगे तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 5 2 7 4 3 7, तो 47 मतलब 77 सॉरी। तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस में अगर 25 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस में अगर 25 डिग्री होता है तो फ़ारेनहाइट में वही वैल्यू 77 होगा, है ना। अगर रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 25 बोलते हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना बोलेंगे, 77 बोलेंगे। एक अब दूसरी तरह से दूसरा पार्ट, अब हमको रीमर के फॉर्म में निकालना है, तो फिर कर दो, अब इसको काट करके 5 कर दो, तो 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RE/4। तो रीमर के फॉर्म में कितना हो जाएगा, तो रीमर के फॉर्म में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब अगर केल्विन के फॉर्म में लिखना है तो जिसके फॉर्म में सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से ये उठा लो, यहाँ से उठा लो, ये क्यों उठा लेंगे, क्योंकि अगर हम A बराबर B बोलते हैं, B बराबर C बोलते हैं, C बराबर D बोलते हैं, तो A बराबर D बोल देंगे तो कोई गुनाह तो नहीं होगा, तो A बराबर D तो बोल सकते हैं। सो इस वजह से हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो 5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 लिख सकते हैं। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो एक मिनट, तो 25 इज इक्वल टू K माइनस 273, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 प्लस 273। जरा ध्यान देना, ये देखो यहाँ डिग्री सेल्सियस है 25 वाला वैल्यू, और यहाँ बोले थे 273 ऐड कर देना, वही वाला टर्म आ गया ना, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो केल्विन के टर्म में आ गया 298 वैल्यू। अब आ जाओ उसी तरह से रैंकिन के फॉर्म में, तो क्या लिख लोगे, Rn मतलब रैंकिन माइनस 492/9 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रैंकिन माइनस 492 इज इक्वल टू 45, तो रैंकिन इज इक्वल टू 45 प्लस 492, वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 2 7 5 2 7 13 4 5, तो रैंकिन के टर्म में आ जाएगा ये वैल्यू आपका इतने के बराबर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्सन का यूज कर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक कन्वर्सन और मैं बता दे रहा हूं आपको मान लीजिए कि इस बार हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया हुआ है। मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे दिया गया है, फ़ारेनहाइट का टर्म में वैल्यू दिया है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लेते हैं। तो बताना है कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, रीमर के फॉर्म में कितना होगा और रैंकिन के फॉर्म में कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो जब भी ऐसा कन्वर्सन ले तो कन्वर्सन फार्मूला एक ही है, याद रखना है, f माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू रीमर बाई 4 इज इक्वल टू K माइनस 273 इज इक्वल टू 5। अब देखो जैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए 273 माइनस कर देंगे, तो ये वाला फॉर्म तो सेम हो गया। I इज इक्वल टू क्या हो गया, रैंकिन माइनस 492/9। मैंने आपको बोला 9 5 4 4 5 9, इस तरह से ध्यान रखना है। अब देखो फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया हुआ है 90, तो क्या कर लेंगे, 90 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू RE/4 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू Rn माइनस
492/9। ठीक है, अब यहाँ से इसको कर लेते हैं। तो 8 2 10 5 3 8, मतलब 8 2 10 5 3 8 9 बटा 9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू RE/4 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू RN माइनस 492/9। अब यहाँ से C बराबर निकाल लेते हैं। तो C/5 इज इक्वल टू 580/9, जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करते चले जाएंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 58 × 5/9, मल्टीप्लाई कर लो, 8 25 40 और 25 25 और 4 29, तो 9, ये कितना हो जाएगा, तो 9 3 27 और 2 9 2 18 2 और फिर 9 2 18, तो इतना 32.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो इतना। अब देखो उसी तरह से रिमर वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। तो RE/4 इज इक्वल टू 58/9, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, RE इज इक्वल टू 58 × 4/9। अब आप लोग निकाल लेना इस प्रकार से। फिर अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो K माइनस 273/5 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 58/9, तो हो जाएगा K माइनस 273 58 × 5/9, और यहाँ से कर लोगे तो K इज इक्वल टू 290/9 और माइनस 273। अब आप इसको सोल्व कर लेना, केल्विन के टर्म में इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, सॉरी प्लस। ठीक है, और लास्ट जो है आखिरी हमारा क्या है, रैंकिंग। तो RN माइनस 492/9 इज इक्वल टू फिर आ जाएगा 58/9। तो ये कितना हो जाएगा, रैंकिन इज इक्वल टू 58 इंटू, अब 9 से 9 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 58 प्लस 492। तो ये आपका रैंकिन के टर्म में ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर कन्वर्शन स्केल का यूज़ करते हुए डिफरेंट यूनिट्स में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो टेम्परेचर था हमारा थर्ड पैरामीटर था। चौथा पैरामीटर जो है प्रेशर है, और उस प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का स्टडी करना है। और अगली क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, जिसमें बैरोमीटर, मैनोमीटर वगैरह की बात करेंगे। वो क्लास किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।